नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका जीके का टीचर सोनू स्वामी जीके वाले सोनू सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए प्यारे श्री श्याम का नाम लेकर आज हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कई बच्चों के कमेंट आए, बोले सर आरपीएफ के सिलेबस के बारे में बता दो, आरपीएफ के सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों बताना चाहूंगा कि आरपीएफ के एग्जाम मैंने 2 से 3 बार दिए हैं। सन 2013 में भी दिया, 2020 में भी दिया। आरपीएफ के एग्जाम के अंदर आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ी होगी कि सर इसके अंदर क्या आएगा, तो आपको पता होगा इसके अंदर 50 नंबर की जो है जीएस का पोर्शन, इनके जीके का पोर्शन रहेगा। इसके अंदर 35 नंबर का जो है वो मैथ्स का पोर्शन हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा 35 नंबर का। और इसके अंदर जो 35 नंबर का आपका हो जाएगा वो रीजनिंग हो जाएगी। बोला सर ये तो हमें पता है, ये कोई आप अलग थोड़ी बता रहे हो। मैथ रीजनिंग जीके तो सबको पता है, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्जाम के अंदर जो ये मैथ है, जो ये जीएस है, जो ये रीजनिंग है, इसमें चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जीएस में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उन पर ज्यादा जरूरी है चर्चा करनी है। तो मैं आपको जो जीएस है 50 नंबर की, उसमें जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आने वाले हैं, जो इसके अंदर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के, और इसके अंदर जो आपकी करंट अफेयर रहेगी, करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन क्या क्या पढ़ने चाहिए, जीएस का पूरा एक्सप्लेनेशन, मैथ का पूरा एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों बताऊंगा। और मैं आप लोगों से उम्मीद चाहूंगा कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक बताएं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहला आपको जीएस में देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है स्टैटिक जीके, जिसका 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस अभी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी स्टैटिक जीके बहुत पूछी जा रही थी। कई बच्चों को स्टैटिक जीके के बारे में नहीं पता था, मैं बता देता हूँ। स्टैटिक जीके में जैसे कि सभी राज्यों के लोक नृत्य पूछ ले। लोक नृत्य क्या होते हैं सर जी? फोक डांस बोलते हैं इनको इंग्लिश में। अब तुम कहोगे सर फोक डांस क्या होते हैं? फोक डांस प्यारे बच्चों वो होते हैं कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्यारे दोस्तों, जैसे पूछ लिया मंजीरा कहाँ का नृत्य है, तो वो हरियाणा का लोक नृत्य है। भांगड़ा कहाँ का है, तो वो पंजाब का लोक नृत्य है। जैसे कजरी कहाँ का है, तो वो कहाँ का है, वो यूपी का लोक नृत्य है। इस प्रकार से लोक नृत्य आपसे पूछे जाएंगे। जैसे बागुरम्बा कहाँ का है, तो वो असम का लोक नृत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चन। लेकिन एक होते हैं लोक नृत्य, एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य वो होते हैं जो क्लासिकल डांस होते हैं, जो एक मतलब कि देवी देवताओं को समर्पित होते हैं, एक पूजा अर्चना की तरह किया जाते हैं ये। और जो आदि मतलब कि आदि पुराणों से चले जाए हैं, वो शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो लोक नृत्य भी याद करने, और भारत के आपके जो 8 शास्त्रीय नृत्य वो भी, जैसे कि कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम आपने सुना होगा। और एक और मैं आपको प्यारे दोस्तों बताऊंगा कि साथ साथ में ना भरतनाट्यम वगैरह जितने भी हैं, इनके कलाकार जरूर याद करना। जो इनके कलाकार हैं, जैसे सभी भरतनाट्यम के कौन कौन कलाकार हैं, कुचिपुड़ी कौन कौन करती है, भरतनाट्यम की जन्नी कौन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल है, सुना होगा आप लोगों ने नाम उनका। तो सभी के बारे में आप लोगों ने अच्छे से जानकारी, उनको भारत रत्न कब मिला, अच्छे से जानकारी आप लोग लेकर जाना, वो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। राज्यों के नाट्य कला पूछी जा सकती है। नाट्य कला जैसे कि हरियाणा में सांग होते हैं, नौटंकी यूपी में होती है, ये सब नाट्य कला होती है। एक प्रकार से इनको नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं इसमें एक स्टेज के ऊपर रोल में। तो ये पूछी जाती है किस किस राज्य। मार्शल आर्ट पूछी जा सकती है, भी एक प्रकार का नृत्य होते हैं, मार्शल आर्ट नृत्य होते हैं। इसमें मार्शल आर्ट होती है ये, जैसे थांगता सुनी हो आपने, थांगता, थांगता कहाँ की मार्शल आर्ट है, तो इस प्रकार से मार्शल आर्ट पूछी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। राज्यों के त्योहार और मेले, फेस्टिवल पूछे जाएंगे। जैसे फेस्टिवल में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई माटी पूजा कहाँ का त्योहार है, अभी आया था पेपर में सीजीएल के एग्जाम में, हॉर्नबिल कहाँ का त्योहार है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हॉर्नबिल कहाँ का है, माटी पूजा कहाँ का है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कि चपचार कूट, मिम्मी कूट कहाँ मनाए जाते हैं, कंचोत कहाँ का त्योहार है, अभी सीजीएल में आया था कंचोत का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये आप लोगों को, जैसे ट्यूलिप कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, तो ये जरूर याद करके जाना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन बनेंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप लोगों ने देखा होगा यूएनओ, यूएनओ के साथ साथ आपको नाटो याद करना पड़ेगा, आसियान वगैरह याद करना पड़ेगा, आपके यूनेस्को, यूएनएफसीसी, यूनेस्को में कौन कौन सी चीजें, रामसर साइट याद कर लेना। इसके साथ रामसर साइट भी बता दूं आपको, याद कर लेना रामसर साइट में भारत की कितनी साइट है और कौन सी चीज है जो रामसर साइट में नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप साथ साथ याद करके जाना। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में G7 में कितने देश हैं, 7 देश हैं, कौन कौन से देश हैं, G20 में कितने देश हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी।
उसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा वो आपका वादक और वाद्य यंत्र हो जाएगा। ये अगला है, G20 से अलग हो गया। वादक और वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है सर जी? मतलब कि जैसे कि कौन तबला बजाता है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इनमें से कौन सितार वादक नहीं है, इनमें से कौन संतूर वादक नहीं है, इनमें से कौन मृदंग वादक नहीं है। तो वादक और वाद्य यंत्र जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अभी सीजीएल, अभी एसएससी, दिल्ली पुलिस जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे थे। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन से हैं? जैसे भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, तो गंगा को दर्जा कब मिला? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो बाघ से पहले कौन सा पशु था? बाघ को दर्जा कब दिया गया? ये राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को गाने का टाइम कितना है, राष्ट्रीय गान में कितने पद होते हैं, अच्छे से मतलब उसकी जानकारी। ये नहीं कि राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये नहीं, जनगण मन की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, कब उसको अपनाया गया, वो एक टाइप के क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें प्यारे विद्यार्थियों रहेगा वो आप लोगों को रहेगा, मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका अनुसंधान केंद्र। सर ये अनुसंधान केंद्र क्या होते हैं? जैसे चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जैसे आपका कटक उड़ीसा में चावल अनुसंधान केंद्र है। आपका चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इनके मुख्यालय। और आप लोगों की जितनी भी भारत की, जैसे इसरो का मुख्यालय कहाँ है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपका डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, आईसीएमआर का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आप याद करके जाना। ये जरूरी हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पॉलिटिकल। बोले सर पॉलिटिकल में बताओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, पॉलिटिकल के वैसे तो 27-28 टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल छांट के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं, बिल्कुल माइनर से 6-7 टॉपिक लिखे, ज्यादा नहीं। और आपको बता दूं, पुलिस का एग्जाम है तो पक्का पुलिस के एग्जाम में आपके 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटिकल से जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग देख लेना, 5 से 6 क्वेश्चन, या तो 5 या 6 पॉलिटिकल में। जैसे संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे संविधान बना, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, मुस्लिम सदस्य कितने थे, पहली बैठक कब हुई, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आपने देखने को भी मिले होंगे। 2-2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस टॉपिक से। अनुसूचियां कितनी है भारत के संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। शपथ कौन सी अनुसूची में है, सैलरी कौन सी अनुसूची में है, भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, और ये कौन सी अनुसूची में? ये पहली अनुसूची में है। ग्राम पंचायतें कौन सी में है? और सबसे ज्यादा जो है 7वीं अनुसूची से क्वेश्चन आते हैं। 7वीं अनुसूची अच्छे से, और 8वीं अनुसूची अच्छे से पढ़ लेना। 8वीं में भाषाएं, 7वीं में क्या है वो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, बहुत ज्यादा आते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, कौन सा विषय संघ सूची में आएगा, कौन सा राज्य सूची में, वहां से पक्का क्वेश्चन आएगा, आपको बता दूं। क्योंकि मैंने जब आरपीएफ का पेपर दिया था तो मेरे से पूछा था कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो क्वेश्चन पूछा था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, पक्का यहां से क्वेश्चन आएगा, पक्का 100%। ये पॉलिटिकल की जान है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो संविधान की आत्मा कहा गया। मौलिक अधिकारों से तो पक्का क्वेश्चन आएगा। मौलिक अधिकार आपके पता होगा, आपको 12 से 35 में होते हैं, तो 12 से 35 के बीच का एक अनुच्छेद पक्का आपसे पूछेगा। मैं बता दूं आपको कहां से मौलिक अधिकार लिए, कितने मौलिक अधिकार हैं। राज्यों का नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी पक्के पेपर में पूछे जाएंगे। ये 36 से 51 के आर्टिकल हैं, यहाँ से बार बार दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं इनको जरूर पढ़ के जाना। राष्ट्रपति भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे तो मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट लिखे हैं, लेकिन उनमें से भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि राष्ट्रपति से तो पक्का क्वेश्चन आता है। सारे आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, क्या क्या राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियों से क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति से कम आएंगे, लेकिन संसद से पक्का क्वेश्चन आएगा। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने हैं, वर्तमान सदस्य, अधिकतम सदस्य, सदस्य बनने की उम्र कितनी होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूरा संसद को अच्छे से याद करके जाना। आयोग आपसे पूछे जाएंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, क्या काम होते हैं, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, ये आपके आयोग पूछे जाएंगे। और राज्यपाल का एक आधा आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके मेन चैप्टर रहेंगे पॉलिटिकल। बोले सर अब हिस्ट्री बताओ, ज्योग्राफी बताओ। तो ज्योग्राफी में प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ज्योग्राफी में क्या याद करना है, तो आपको ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं करना। ज्योग्राफी में आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएंगे 7 महाद्वीप। मैं इसकी पीडीएफ जीके वाले सोनू सर चैनल पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे। आप उस वहां से पीडीएफ ले लेना इसकी। 7 महाद्वीप, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप। सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, रॉकी पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है,
कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कौन से महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, पंपास घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, सेल्वास घास के मैदान किस में, प्रियरी घास के मैदान, पर्वत पहाड़ एंडीज पर्वत श्रृंखला किस में आती है। तो इस प्रकार से महाद्वीपों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महासागरों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रशांत महासागर, ये महासागर, लेकिन महासागर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महासागरीय जलधाराएं, यानी कि एक ही टॉपिक है ये, महासागरीय जलधाराएं, ये एक ही टॉपिक मैं आपको बता दूं, महासागर से भी ज्यादा आपको महासागरीय जलधाराएं याद करनी है। जैसे कि महासागरीय जलधाराओं में गल्फ स्ट्रीम आपने सुना होगा, पेरू की धाराएं, हमबोल्ट की धाराएं, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, कौन सी ध्रुवों से भूमध्य रेखा चलती, कौन सी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, ये जरूर याद करके जाना। और उससे भी इंपॉर्टेंट है वायुमंडल की परत, मैं आपको स्टार लगा रहा हूं, जिसपे मैंने स्टार लगा दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं आपको। वायुमंडल की 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, ये आपने सुनी होंगी, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। सबसे नीचे की लेयर कौन सी, ओजोन परत कहां पर पाई जाती है, यहां से। विश्व के रेल मार्ग, क्योंकि आप रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो विश्व के रेल मार्ग, वैसे आप मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसा मत समझना कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये केवल रेलवे आरपीएफ के लिए, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे कोई डीएसएसबी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बट रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो विश्व के रेल मार्ग आपसे पूछ लेगा। देश की राजधानियां, देश की राजधानी सुनी हो आप लोगों ने, देश की राजधानी बोले तो जैसे किस देश की कौन सी राजधानी, देशों की राजधानियां करेंसी एंड कैपिटल हो जाएंगी। जैसे कि भाई किस देश की कौन सी राजधानी है, दमिश्क कहाँ की राजधानी है, फोन पे ने कहाँ की राजधानी है, जैसे इंडोनेशिया की करेंसी कौन सी है ना, किसी भी देश की करेंसी आपसे पूछ लेगा, तो मुद्राएं जरूर याद करके जाना। और ज्योग्राफी में और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रह, प्लेनेट, कितने ग्रह हमारे, 8 ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, सूर्य से दूरी कौन है, ठंडा ग्रह कौन सा, चमकीला ग्रह कौन सा है, किसकी रोटेशन स्पीड कितनी है, ये ज्वालामुखी की कहां पर पाया जाता है, लाल रंग कौन सा है। तो ये ग्रह से क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है। भारत की नदियां तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बता दूं आपको, पक्का भारत की नदियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में इतनी ज्यादा नदियां, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, आपको जितने भी नदी तंत्र के बारे में पता हो अच्छे से एक्सप्लेन करना उनको। प्यारे बच्चों बार बार बोल रहा हूं, नदियां तो बिल्कुल रट के जाना, पक्का क्वेश्चन आएगा। भारत की झीलों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झील, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, डल झील कहां पर है, ये झील कहां पर है ना, अनंतनाग झील कहां पर है, पुष्कर झील कहां पर है, ये सारी झील आपसे पक्का पूछी जाएंगी, कोई भी झील पूछ लेगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, झीलों से भी इंपॉर्टेंट क्या सर, बांध, पक्का। लेकिन बांधों में ये पूछा जाएगा टिहरी बांध कहां पर है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा, सबसे लंबा बांध कौन सा है ना, और ईराकुंड बांध कहां पर है। लेकिन बांध में और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे शिवसुंदरम बांध हो गया, मतलब बांधों के बारे में, लेकिन बांध कौन सी नदी पर है ये मैं आपको बता दूं, कौन सा बांध कौन सी नदी पर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो नदियों के साथ साथ बांध जरूर याद कर लेना कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, पक्का क्वेश्चन। भारत के खनिज, मिनरल, धात्विक खनिज कौन से है, धात्विक खनिज कौन से हैं, कौन सा खनिज कहां पाया जाता है, बॉक्साइट कहां पाया जाता है, बॉक्साइट, जिप्सम कहां पाया जाता है, कौन सा खनिज कहां मिलेगा आप लोगों को, लोहे सबसे ज्यादा कहां होता है, बोमडिला की खानें कहां पर पड़ेंगी, है ना, भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम की खानें कहां पर है, हट्टी की खानें कहां पर है, इस खान में क्या प्रसिद्ध है। तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। भारत की जनजातियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की जनजातियां, कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जनजाति कौन सी, गोंड जनजाति है। तो जनजातियां, और जनजातियां कौन सा त्योहार और नृत्य मनाती है, आपको बता दूं, जनजातियों में लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन सी जनजाति कौन सा त्योहार या नृत्य करती है, जैसे नृत्य दे देगा, कहेगा ये नृत्य कौन सी जनजाति करती है और किस त्योहार पर करती है, इस टाइप के क्वेश्चन। जनगणना से 100% क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% जनगणना का क्वेश्चन आएगा। सेंसस से क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना अच्छे से याद करके जाना, साक्षरता दर वगैरह वगैरह। नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैंने स्टार लगाया इनको अच्छे से याद करना। नेशनल पार्क भारत में कितने हैं, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये साउथ बटन कहां पर है, छोटे मोटे जितने भी नेशनल पार्क हैं अच्छे से रट के जाना। उसके बाद में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 53 टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहां पाया जाता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फसलें, फसलें जैसे रबी की, खरीफ की, कौन सी रबी की, अभी चंडीगढ़ पुलिस में पूछा था इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। और जैसे फसलों में पूछ लेगा कुसुम कहां, लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कुसुम किस राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो कुसुम उत्पादन होता है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ऐसे चावल उत्पादन आपका, जैसे कि
अंगूर उत्पादन, आम उत्पादन, आपके जूट उत्पादन, जूट बहुत ज्यादा था पश्चिम बंगाल में है। तो फसलों में आप लोग जरूर याद करके जाना। ज्योग्राफी में इससे ज्यादा देखो, ये मत समझना इतनी ही ज्योग्राफी है, इससे 3 गुना बड़ी ज्योग्राफी है, लेकिन मैंने सिर्फ सिलेक्टेड आप लोगों के लिए टॉपिक छांट के लिखे हैं। देन उसके बाद अगर जो आप चलोगे तो आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, और हिस्ट्री में अगर आप आगे बढ़ते हो तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले आप पुरानी जो हिस्ट्री है, जो प्राचीन इतिहास कही जाती है, उसमें हड़प्पा से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहता है। हड़प्पा सभ्यता, कौन सा स्थल कहां से मिला, मोहनजोदाड़ो, राखी गढ़ी का खोज किसने की, यहां से क्या मिला, चावल कहां से मिले, अड़ कहां से मिला, मिट्टी का अड़, बर्तन, ये सारे आप लोगों से क्वेश्चन, चूड़ियां, हड़प्पा से ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म से लास्ट टाइम क्वेश्चन ज्यादा आए थे, बौद्ध धर्म जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा गया। साथ साथ में आप लोग वर्धन वंश पढ़ लेना, हर्षवर्धन के बारे में, और उसके बाद मौर्य वंश जरूर पढ़ के जाना। मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी में से क्वेश्चन आते हैं मौर्य वंश से, बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक, अशोक के सतम वगैरह, शिलालेख वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं। और दक्षिण भारत के वंश जरूर पढ़ के जाना, दक्षिण भारत के मंदिर जरूर पढ़ के जाना। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारत के वंश और उनके मंदिर। मंदिर किस, कौन सा, जैसे कि कौन सा महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ है, ये किस राजा ने बनवाया, है ना, चोलों ने क्या बनवाया, चोल शासकों द्वारा, पल्लव शासकों द्वारा, जो जो चीजें बनवाई गई उनके द्वारा बनवाए गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर, और उनकी शैली जरूर याद कर लेना। कौन सा मंदिर किस शैली से बना हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मंदिर मैंने आपको बताया दक्षिण के मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ के मंदिर, ये आपको याद रखना। अब आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री, बीच का इतिहास खत्म कर देना। अब वो ज्यादातर ये जो मुगल वुगल है, रजिया सुल्तान है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब वो डायरेक्ट प्राचीन इतिहास के बाद मॉडर्न से क्वेश्चन पूछेगा। मॉडर्न में आप याद रखना स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में जो जो पत्रिकाएं छपी, जो प्रकाशन हुए, उन पत्रिकाओं के प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक, जैसे कोई पत्रिका दे देगा, कहेगा ये किसने लिखी, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्रिकाएं, महात्मा गांधी की पत्रिकाएं, हरिजन नामक पत्रिका के लेखक कौन थे, तो ये जरूर आते पेपर में। स्वतंत्रता आंदोलन के वचन और नारे, करो या मरो का नारा किसने दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत यह नारा दिया गया 1942 में। और भी नारे, हे राम का नारा किसने दिया, आराम हराम है नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो ये जरूर याद रखना। भारत के में प्रेस का विकास कैसे हुआ, प्रेस से क्वेश्चन पूरे आने की संभावना रहती है, इस पे स्टार लगा लेना, प्रेस से क्वेश्चन आएंगे। उपाधि और प्राप्तकर्ता और दाता, जैसे कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु किसने कहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन उपाधि, उपाधि के और उनके प्राप्तकर्ता। कांग्रेस के अधिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कहां हुआ, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता कहां पर करी, पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो कहां पर इसकी अध्यक्ष बनी। यहां से कांग्रेस के अधिवेशन से जरूर क्वेश्चन आते हैं। और याद रखना उसी प्रकार गांधी युग से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। गांधी युग, भाई गांधी का जो युग आया था, गांधी का चंपारण आंदोलन, गांधी का जैसे खेड़ा सत्याग्रह, गांधी के नील की खेती करने वाले किसानों के लिए कौन सा आंदोलन थे, गांधी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से याद करके जाना। और महान समाज सुधारक, महान समाज सुधारक कौन से, जितने भी हमारे जैसे महान समाज सुधारक हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए हैं, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना करी, सुने होंगे आप लोगों ने, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज। ये ज्योतिबा फूले, अभी पीछे उनकी ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम पूछा गया था, उन्होंने जो शिक्षा केंद्र खोला था, पहला स्कूल खोला था भारत में, उसके बारे में पूछा गया था। महान समाज सुधारकों का जन्म और उनके बारे में उन्होंने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए, ये मॉडर्न हिस्ट्री से जरूर याद करके जाना, मैं आपको बता रहा हूं। और एक आप लोग है ना, किस वायसराय ने, ये भी ऐड कर लेना, ऐड ऑन कर लेना, किस वायसराय ने, जैसे कि रेल किसने चलाई थी, रेल किसके शासन, पहली ट्रेन किसके शासनकाल में आई, प्रेस किसके शासनकाल में आई, स्थानीय प्रशासन का जनक कौन है, तो ये वायसराय के ना कुछ नहीं है, 20 क्वेश्चन है बस इतने, ज्यादा डीप में मत जाना। जैसे वुड डिस्पैच, अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू करी थी, सिविल सर्विसेज किसके शासनकाल में आई थी, है ना, तो इस प्रकार के ये पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये आप लोगों को हिस्ट्री में और कुछ ज्यादा नहीं करना है। और देखो सबसे बड़ी चीज होती है, बच्चे बोलते हैं, आपको सभी बच्चों को बताऊं, बच्चे बोलते हैं सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ना क्या है। बच्चे के लिए समस्या क्या खड़ी है कि पढ़ाई तो सब कर लेंगे, लेकिन पढ़े क्या, हमें मैटर ही नहीं पता क्या पढ़े। एक पढ़ेंगे पता लगे पेपर में आएगा ही नहीं, वो चीज पढ़े जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट होता है, देखो एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो मेरा मानना है कि हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करो, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बस उतनी पढ़ो, वो इतना बड़ा एग्जाम नहीं है आरपीएफ का। करंट अफेयर का क्या क्या आएगा, करंट अफेयर का अहम रोल है, ये भी जरूर सुन लेना। करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या है, जैसे अध्यक्ष वगैरह, किस विभाग का कौन अध्यक्ष
अध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है ना, वर्तमान में कौन क्या, सारे आप लोगों को याद करके जाना। आईएसएमआर के ओकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सारे ए टू जेड। आपके एनआईए के अध्यक्ष कौन है, सीबीआई के अध्यक्ष कौन है, सारे याद करके जाना। वर्तमान में कौन क्या है। राज्यों के राज्यपाल अच्छे से याद कर लेना, मुख्यमंत्री याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, भारत का पूरा मंत्री परिषद, कानून मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, पूरा मंत्रिमंडल अच्छे से याद करके जाना भारत का, वहां से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद प्रमुख योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मोदी की योजनाएं और अभी हाल ही में रिसेंट में किस किस राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च की, आप समझिएगा इस बात को। योजनाओं से क्वेश्चन, मोदी जी की योजनाएं, प्रधानमंत्री की जितनी भी पीएमकेवीवाई योजना, प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया योजना, जनधन योजना है ना, जितनी भी योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कब किसने कौन सी योजना शुरू करी, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, जितनी भी प्रधानमंत्री की। और अभी रिसेंटली एक साल के अंदर अंदर देखो, मोदी की तो आपको योजनाएं 2014 से लेकर और 2023 तक की पढ़नी है, आपको बता दूं मैं, कभी सोचो इस साल की। लेकिन राज्यों की योजनाएं 14 से 23 की मत पढ़ना। राज्यों की योजनाएं क्या पढ़े, तो राज्यों की योजनाएं सिर्फ आप पढ़ो कि किस राज्य ने कौन सी योजना अभी रिसेंटली 2023 और 24 में लॉन्च किया। 23-24 की योजनाएं याद कर लेना, मेन सी योजनाएं, अभी 6-7-8 महीने की, ज्यादा मत याद करना। उसके बाद में पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अभी अवार्ड दिए गए, जैसे रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला, नोबेल प्राइज इस साल का 2023 के किसको मिले, है ना, पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया। पुरस्कार से पक्का क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, बता दूं। करंट अफेयर तो सारी दुनिया पढ़ती, सब बच्चे पढ़ते, लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता करंट अफेयर में क्या पढ़े। तो करंट अफेयर में पुरस्कार पढ़ लेना, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड जितने भी दिए गए, रेमन मैग्सेसे, पुलित्जर, नोबेल प्राइज, जितने भी प्राइज अभी रिसेंटली दिए गए हैं, सारे प्राइज जैसे पढ़ के जाना आपको। युद्ध अभ्यास पढ़ लेना, वार एक्सरसाइज, कौन सी वार एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई है, जैसे कि खंजर युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है ना, जितने भी अभी और एक्सरसाइज हुई है लेटेस्ट जितनी भी है, भारत की तजाकिस्तान के साथ, भारत की अमेरिका के साथ, भारत की फ्रांस के साथ, कई देशों के साथ, मल्टी यूनि एक्सरसाइज भी बोलते हैं उनको। तो जितनी भी एक्सरसाइज हुई है सारी आप याद करके जाना। पुस्तक और उनके लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पुस्तक और उनके लेखक, दो प्रकार की पुस्तकें याद करके जाना। एक तो ऐतिहासिक पुस्तकें जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, इनकी पुस्तकें, महात्मा गांधी की। एक अभी रिसेंटली 2023 में कौन सी पुस्तक लिखी, किसने लिखी, जैसे खिलाड़ियों की पुस्तक पीछे पूछी जा रही थी, अभी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, अरुण दत्ती की पुस्तकें, आपने सुना होगा रस्किन, शशि थरूर की पुस्तकें, ये पुस्तक राइटर हैं महान महान, इनकी राइटरों की पुस्तकें जरूर पूछी जाती है। अभी हाल ही में इन्होंने कौन सी 22-23 की सारी पढ़ लेना, मैं तो कहूँ 22 की भी पढ़ लेना, मेन 22 और 23 की पुस्तकें पूछी जाएंगी, 24 की नहीं पूछेगा। उसके बाद प्रमुख सम्मेलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। समिट, जैसे G20 की समिट इस साल कहां पर होने वाली है, कोप की बैठक कहां पर होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक कहां पर होगी, G7 की बैठक कहां पर होगी। अभी लेटेस्ट जितनी भी UNFCCC की समिट है ना, 2+2 वार्ता, 1+1 वार्ता, जितनी भी अभी हाल ही में बैठ के हुई है, यहां से क्वेश्चन आएंगे। बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो आपने ज्यादा बता दिया। बेटे अगर जो आपको लगता है कि 50 नंबर की तैयारी आप लोग मात्र 10 टॉपिक पढ़ने से कर लोगे, तो ये आपका वहम है। मैं तो सिर्फ सिलेक्टेड बता रहा हूं, नहीं तो बच्चे पागल हुए रहते पढ़ाई के पीछे। ये तो बस ये आपको एक मुद्दा मिल गया। और आपको क्या लगता है ये सब मैटर है ना, ये पूरा एक दिन का मैटर है। ये मुख्यमंत्री, ये आप लोगों के लिए 1 घंटे का काम है, ये आप लोगों के लिए 1 घंटे का काम है। इसको ढंग से करने बैठोगे तो आप 10 दिन में पूरी करंट अफेयर याद कर दोगे, पूरे 1 साल तक की क्या क्या कहां से याद करना, पूरे नोट्स बनाओ अच्छे प्रॉपर। पुस्तकों के लेखक, प्रमुख सम्मेलन। उसके बाद आगे आप लोगों को इसमें खेल और ट्रॉफियां उनके कप आ गए, ये तो आगे खेलों में देखेंगे हम। उसके बाद आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, आप लोगों को याद रखना है मेन जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। 1 मिनट भाई, सॉरी, अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या याद करना। अभी आपको स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट रुचि रखनी है। स्पोर्ट्स के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अब 2 से 3 क्वेश्चन सर कहां से पूछेगा, तो आपको आगामी खेल जरूर याद करने, आने वाले खेल कहां पर होने वाले हैं, जैसे कि आईसीसी वर्ल्ड कप कहां पर होगा, महिला वर्ल्ड कप कहां पर होगा, हॉकी वर्ल्ड कप कहां पर होगा, फीफा कहां पर होगा, है ना, एशियन चैंपियनशिप कहां पर होगी, CWG कहां पर होंगे, शीतकालीन ओलंपिक कहां पर होंगे। आने वाले खेल जरूर याद कर लेना, आगामी खेल। एशियन खेल से याद कर लेना, एशियन का पूरा इतिहास याद कर लेना, ऐसे नहीं इतिहास याद कर लेना, खाली एशियन गेम नहीं याद करने। एशियन गेम पहली बार भारत में 1951 में हुए थे, उसके बाद भारत में कितनी बार एशियन गेम हुए, भारत ने एशियन गेम में कितनी बार कौन से पदक जीते, और अभी रिसेंटली एशियन गेम कहां पर हुए हैं, और उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा, पहले पे कौन रहा, दूसरे पे कौन रहा। इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एशियन गेम। ऐसे ही आपको ओलंपिक का भी इतिहास याद करना, ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई थी, ओलंपिक गेम जो है
वो भी रिसेंटली कहां पर हुए, और रिसेंटली इसमें भारत ने हिस्सा कब लिया, भारत पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया, इस प्रकार से पहला मेडल किसने जीता था ओलंपिक में भारत के लिए। तो यहां से ओलंपिक का पूरा इतिहास और अभी ओलंपिक में भारत की क्या स्थिति थी वो भी आप याद करना, जो अभी पिछले 2021 में होने 20 में थे लेकिन 2021 में, और अभी रिसेंटली 2024 में भी ओलंपिक होने वाले हैं। कहां पर होंगे कि उसमें अगर जो आपके पेपर, देखिए आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, हो सकता है आपका पेपर जब मान लीजिए 3 महीने बाद हो तो उस टाइम पे ओलंपिक चल रहे हो, तो वहां से भी आपको रिसेंटली याद करके जाने हैं। अगर जो उस टाइम हुए ही नहीं है तो आप पिछले याद करके जाना, भाई अभी तो हुए नहीं है, मान लो होने वाले नवंबर में, तो हम फायदा क्या भी याद करके चले उनको। अब उसके बाद में CWG का भी आपको इतिहास याद करना, कॉमनवेल्थ गेम राष्ट्रमंडल खेल अभी आया था पेपर में, पहली बार कहां हुए थे, तो ये कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुए थे। भारत ने इसमें कब हुए थे, 1930 में हुए, मतलब कि CWG गेम पहली बार 1930 में हुए। भारत ने इसमें भाग कब लिया, अच्छा 1934 में भारत ने भाग लिया था। 4 साल में CWG होते हैं, कितनी राशि मिलती है, भारत में पहली बार CWG कब हुए, 2010 में। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। खेल अवार्ड जरूर याद करना, खेल के पुरस्कार, भाई कौन सा अवार्ड, जैसे आपने देखा होगा गोल्डन बूट किसको मिला फुटबॉल में, है ना, गोल्डन बॉल किसको मिली फुटबॉल में, जैसे कि आपने सुना हो मैन ऑफ द ईयर कौन रहे, मैन ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहे, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द वुमेन कौन रही। तो वहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं खेल अवार्ड से। खेलो इंडिया यूथ गेम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस पे स्टार लगा लेना, खेलो इंडिया यूथ गेम से। और उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इनकी शुरुआत कब हुई थी, ये इनका कौन सा संस्करण है, अभी कहां पर हुए रिसेंटली, इसमें किस राज्य का पहला नंबर था, दूसरा था, ये जरूर याद करना। उसके बाद में खेलों की शब्दावली, ये अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। मैंने कहा जिन पे मैं स्टार लगा दूं वो इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद करना। खेलों की शब्दावली का मतलब होता है कि किस खेल में कौन सी शब्द, जैसे कि कोई वर्ड दे देगा आपका, गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है, तो उस खेलों की शब्दावली। खेलों में खिलाड़ी, जैसे कि किस खेल में, अभी दिल्ली पुलिस में आया था, सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, रग्बी में होते हैं 15, पोलो में कितने खिलाड़ी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाए। बॉल का वजन कितना है, फुटबॉल का वजन कितना होता है, बास्केट का वजन कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एग्जाम में। और प्रमुख खेलों के परिसर, परिसर का मतलब हो जाता है खेल के मैदान, तो आप परिसर और मैदान जरूर याद करके जाना, खेल के मैदान जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। और खिलाड़ियों की पुस्तक, खिलाड़ियों की क्या पुस्तक, भाई किस खिलाड़ी, जैसे अभी रिसेंटली आपको देखा होगा आप लोगों ने, भाई विदेशी जो क्रिकेट खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का, जैसे कि आपके जितने भी मेन अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं उनकी पुस्तकें, सचिन तेंदुलकर की, सौरव गांगुली की, अच्छी अच्छी राहुल द्रविड़ की, सबकी पुस्तकें पेपर में पूछी गई थी। ये आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे। और एक स्पोर्ट्स में आप याद रखना कप और ट्रॉफी जरूर याद करना, भाई कौन सी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है और कौन से कप का संबंध किस खेल से, यहां से भी पक्का आपका स्पोर्ट्स। जो बच्चे ये चीजें देख रहे हैं और इनको पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है आरपीएफ में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट ये जितने भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो कोई भी एग्जाम है आपका, उसमें जरूर से भी जरूर ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। देन उसके बाद में आपको याद रखना इकोनॉमिक्स। बोले जी इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, तो इकोनॉमिक्स में आपके ज्यादा नहीं है, 3-4 चैप्टर हैं। सबसे पहले तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में जैसे कि आपकी जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी सुनी होगा आपने, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना। बैंकिंग में आरबीआई, आरबीआई के साथ बाद आपका जो आरबीआई के पहले गवर्नर, आरबीआई की स्थापना, है ना, बैंकों के कितने शेड्यूल्ड बैंक है, कितने नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई के अध्यक्ष कौन थे पहले, इस प्रकार के क्वेश्चन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, वेरी इंपॉर्टेंट है। योजनाएं, कितनी योजनाएं थी सर जी, तो हम बोलेंगे 12 योजनाएं थी, 12 पंचवर्षीय योजना जरूर याद करके जाना, पूछी जा रही। मॉडल जरूर याद करना, कौन सी योजना का कौन सा मॉडल था, मॉडल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हेरोल्ड मॉडल, हेरोडोमर मॉडल, महाल नोबिस मॉडल, गाडगिल मॉडल, सारे पूछे जाते हैं। मुद्रा, मुद्रा यानी कि करेंसी, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो करेंसी नहीं, किस देश की करेंसी नहीं, हमारे देश की करेंसी। हमारे देश में जो रुपया है, रुपये का प्रचलन कैसे हुआ, रुपये के बाद आप लोगों को याद रखना नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, कौन सा नोट कौन सा छापता है, आरबीआई कितने का नोट छाप सकती है, वित्त मंत्रालय कितने का नोट छाप सकती है, नोट छापने के लिए जो लगाई गई है जो मशीनें वो कहाँ कहाँ लगी हैं,
मतलब नोट छापने की जो नासिक में है, पुणे में है, कहाँ कहाँ मतलब कि ये प्रिंटिंग प्रेस है जहां नोट छपते हैं। वो मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति का मतलब डिमांड एंड सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिमांड एंड सप्लाई जरूर से भी जरूर पेपर में पूछा जाता है। मांग पूर्ति का क्या रिलेशन है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, बोला सर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेक्टर कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, जैसे कृषि कौन से क्षेत्र में आएगी। फिर जैसे कि आपने सुना होगा भाई पहले बिस्कुट बना, बिस्कुट बनने के सॉरी पहले गेहूं उगाया गया, गेहूं पहले सेक्टर में आएगा, फिर गेहूं से बिस्कुट बना वो दूसरे सेक्टर में आएगा, और बिस्कुट बनने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट में ढोया गया वो तीसरे सेक्टर में आएगा। तो ये 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जरूर से भी जरूर याद करके जाना, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। अब इसके बाद में, इसके बाद आपकी साइंस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, सर साइंस में क्या पढ़े। देखो मैंने पूरा जीएस खोल के घेर दिया आप लोगों के सामने, भाई पूरा जीएस का पोस्टमार्टम कर दिया। साइंस में कुछ नहीं करना, अगर आप फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स में ये 4 चैप्टर आप रिवाइज कर जाना। एक तो प्यारे बच्चों मात्रक, मात्रक मतलब एसआई यूनिट सुनी होगी आपने, जैसे कौन किसका मात्रक है, कौन किसकी एसआई यूनिट है, ये पूछा जाएगा। ऊष्मा से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊष्मा, ईट। ऊष्मा का संचलन वो संवहन क्या होता है, ऊष्मा का चालन क्या होता है, वहां से क्वेश्चन। लाइट वाला चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। और पृष्ठीय तनाव, ये थोड़ा गलत लिखा गया, पृष्ठीय तनाव याद कर लेना, सरफेस टेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, पृष्ठीय तनाव जरूर पूछा जाता है, सरफेस टेंशन। एक क्वेश्चन यहां से आ जाता कई बार, जैसे कि वो आपने सुना होगा आप लोगों ने, जैसे कि भाई किसान खेत में हल जोतते समय वो नलियां तोड़ देता है, वो सुना होगा आपने, है ना। लो का जल जाना, तेल का ऊपर चढ़ जाना, ये पृष्ठीय तनाव के टॉपिक है। केमिस्ट्री में आपको कुछ नहीं करना है, 4 टॉपिक याद करने, धातु है धातु, अम्ल भस्म और लवण सुने होंगे आपने, एसिड बेस से पक्का क्वेश्चन आएगा। तत्वों का वर्गीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा चैप्टर, 3 ही चैप्टर है, कभी सोचो 1 2 3, ये एक ही है पूरा, तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आपको आवर्त सारणी याद करनी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी सुनी होगी आपने, तत्वों का वर्गीकरण, बस आपसे इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा केमिस्ट्री में। अच्छा बच्चे आप कहोगे सर बायोलॉजी, तो बेटा बायोलॉजी तो आपको सारी पढ़नी पड़ेगी, मानव शरीर के बारे में, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पूरा पढ़ना पड़ेगा, जंतु जगत और आपका पादप जगत के बारे में, मानव शरीर, बीमारियां, डिजीज कौन सी कब आती है, वो जरूर आपसे पूछेगा। तो देखो मैंने आपको साइंस में आसान कर दिया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या पढ़े, बायोलॉजी आप सारी पढ़ के जाना। बायोलॉजी के लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मतलब पूरी साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 6 से 7 बायोलॉजी होगी और 2 से 3 में फिजिक्स केमिस्ट्री, बस खत्म। उसके बाद आप चलोगे तो बोले सर अब हमें मैथ के बारे में बताओ। तो मैथ के मैं सारे चैप्टरों का वर्गीकरण कर रहा हूं आप लोगों के सामने। मैथ आप लोग मेरे सामने एक बार देखेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले नंबर सिस्टम आपका संख्या पद्धति आ जाएगा, फिर दशमलव और भिन्न आ जाएगा, फिर उसके बाद घातांक और करणीय आ जाएगा। ये भले मत पढ़ के जाना, इसको रहने देना, इसको छोड़ दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है सरलीकरण, सरलीकरण जरूर याद करना, एलसीएम एचसीएफ जरूर याद करके जाना, एलसीएम एचसीएफ एक ही है ये। उसके बाद आपका 5वां टॉपिक हो जाएगा, 6 लिख रहा मैंने, एक काट दिया है, ये 5वां हो गया, अनुपात समानुपात, जिनके रेशो का क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, रेशो। उसके बाद पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी याद कर लेना। 8वां चैप्टर आपका एवरेज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। प्रतिशत तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से तो पक्का क्वेश्चन आएंगे, प्रतिशत, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस और बट्टा डिस्काउंट, ये जरूर याद करके जाना, मतलब अच्छे से लर्न कर लेना मैथ में। मैथ के ज्यादा नहीं, देखो आपके सामने मात्र 12 लिखे हुए हैं, 12 में से एक मैंने काट भी दिया, 12 में से एक काट दिया, 11 चैप्टर है, यहीं से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से याद कर लेना, बार बार बोल रहा हूं, आप लोग दोबारा देख लो। संख्या पद्धति, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, और उसके बाद में आपका सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं इसको, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, साझेदारी, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पक्का क्वेश्चन आएगा। यहां प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, और इनसे इन 4 चैप्टरों से 5 क्वेश्चन पक्के आएंगे, 5 क्या बल्कि 6-7 क्वेश्चन आएंगे, यहां से बता दो। उसके बाद आप याद रखना समय, दूरी और चाल, क्योंकि देखो रेलवे का पेपर है तो रेलगाड़ी के बारे में जरूर पूछेगा, समय, दूरी, चाल के बारे में, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में। और एक और मेरी तरफ से याद कर लेना, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य जरूर याद कर लेना। समय और कार्य, जैसे ए 10 दिन में करता, बी 20 दिन में करता, दोनों मिलकर कितने सुने होंगे आपने वो टॉपिक, तो वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के पूरा मैथ का चैप्टर हो जाएगा, जहां से आपको मैथ याद करना। लास्ट एंड फाइनल आपकी रीजनिंग रह गई। रीजनिंग में आपके मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल में क्या क्या पढ़ के जाए। वर्बल के अंदर आप लोग एनालॉगी पढ़ के जाना है, ब्लड रिलेशन पढ़ के जाना है, पूरा रक्त संबंध से क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है आपको, ओड ऑन आउट लिखना। ओड ऑन आउट का मतलब आपने सुना होगा, वो
ऑर्डर मतलब वो 4 दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा अलग है। जैसे 4 नहीं देता, 43 लिख दिया, फिर यहाँ पे 56 लिख दिया, फिर यहाँ 65 लिख दिया और यहाँ पर आपका 42 लिख दिया, कहेगा इनमें से कौन सा एक अलग है। तो कोई किसी का स्क्वायर बनता होगा, रूट बनता होगा, उसको ओड एंड आउट बोल देते हैं। तो ये ओड एंड आउट जरूर सीरीज श्रृंखला याद कर लेना। श्रृंखला में आपने देखा होगा जैसे कि 4 दे दिया, फिर उसके बाद 8 दे दिया, फिर 16 दे दिया, 32 दे दिया, फिर उसके बाद डैश के आगे क्या आएगा, वो श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। उसके बाद मिसिंग नंबर आ जाएगा, लुप्त संख्या। लुप्त संख्या का मतलब हो जाता है, आपने देखा होगा जैसे कि लुप्त संख्या में क्या आएगा, जैसे एक मतलब कि पूरी सीरीज, वही सीरीज टाइप हो जाता है। जैसे यहाँ 2 दे दिया, 4 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर 8 दे दिया और कह देगा इनमें से मिसिंग नंबर कौन सा। सुने होंगे ना आपने मिसिंग नंबर टाइप के सब मतलब होता है रीजनिंग में, आप देख लेना उसको। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष जरूर याद करके जाना। यहां से तो पक्का 2 क्वेश्चन आएंगे कथन और निष्कर्ष से। ये जो आपने सुने होंगे कथन निष्कर्ष से, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली है ना, तो उस प्रकार से फिर वो नीचे निष्कर्ष देता है, वो जरूर याद करके जाना। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम में आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने वेन डायग्राम भाई कौन सा, जैसे कि वो वेन डायग्राम नहीं बनते ऐसे, आपने देखा होगा जैसे कि जैसे कुर्सी और उसके बाद मेज और फिर फर्नीचर, भाई उनका ये डायग्राम बन गया, तो ये वेन डायग्राम में आ जाते हैं, आपने देखा होगा वो वाला। और सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। रेलवे का पेपर है, 35 की रीजनिंग आएगी तो पक्का सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन देगा। 3 का मतलब होगा, एक दे देगा वैसे ए उसके दाएं बैठा है, गोल मेज पर बैठे हैं, बी उसके बाएं बैठा है, सी सामने नहीं है, और उनको आप लोग ऐसे पूरा क्रमानुसार बैठा के फिर वो 3 क्वेश्चन नीचे देगा, पूरा एक मतलब सोल्व करके 2 या 3 क्वेश्चन देता है, तो यहां से क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाएं भी दे देता है एग्जाम के अंदर। और उसके बाद आप लोगों को याद करना है वर्ड अरेंजमेंट, यानी कि शब्दों का अनुक्रम। अब बोलोगे जी सर ये शब्दों का अनुक्रम क्या होता है, तो आपने देखा होगा वो होता नहीं है वो वाला चैप्टर ए बी, जैसे वो ए बी है ना, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, यहां दे देगा फिर ए बी, ऐसे आपने ये वाला जो चैप्टर होता है देखा होगा, ये वाला चैप्टर है ये, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना, शब्दों का अनुक्रम। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, कैलेंडर आ सकता है पेपर में, और आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कैलेंडर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ सकता है। नॉन वर्बल रीजनिंग आ गई, ये नॉन वर्बल आ गई अलग से, इसको अलग कर लेना, वो वर्बल खत्म होगी। तो इसमें सीरीज दे देगा आपको। अब बच्चे बोलेंगे सर सीरीज क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं, सीरीज जैसे कि, और यार वो जैसे कि वो देखा होगा आपने, जैसे एक डायग्राम दे दिया, फिर दूसरा दे दिया, फिर तीसरा दे दिया, फिर कहेगा चौथा क्या आएगा। जब देखा होगा ना आप लोगों ने डायग्राम होते हैं, पहला दूसरा फिर तीसरा, फिर चौथा क्या आएगा, आपको बताना भाई चौथा ही आएगा, 4 ऑप्शन देगा नीचे, तो वो सीरीज होती है वो। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर वो आपने देखा होगा, त्रिभुज में कितने इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, इतने कितने ट्रायंगल है, वो वाला चैप्टर हो जाएगा आपका। ये काउंटिंग ऑफ फिगर याद करना, आकृतियों की गणना। पेपर कटिंग दे देगा, पेपर को मोड़ा गया, उसमें कटिंग कर दी गई तो कैसा दिखाई देगा, पेपर कटिंग से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों की। उसके बाद में सम्माहित आकृति, सम्माहित आकृति समझते हो आप लोग, जैसे सम्मित का मतलब दे देगा, एक आप लोगों को आकृति दे देगा, वो ऐसे पूरा ऐसे करके देखा होगा आपने, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा नीचे छुपा हुआ है। देखा ना आप लोगों ने, वो निकालना होता है, जैसे इसमें से ये निकाला हमने देखा नीचे, तो अच्छा ये इसमें छुपा हुआ है, तो ये ढूंढना होता है, मतलब ऊपर एक आकृति देगा, 4 ऑप्शन देगा, तो वो वाला होता है सम्माहित आकृति। और उसके बाद में मिरर इमेज दे देगा, मिरर एंड वाटर इमेज दे देगा। दर्पण वाले सुना होगा ना आपने कि मतलब कि दर्पण में क्या दिखाई देगा, एम का क्या दिखाई देगा, ये आपने पूरा देखा होगा, पूरा लिख देगा भाई ये लिखा हुआ है, तो बताओ ये इसमें कैसे दिखाई देगा, पूरा वर्ड वाट इसको बोल देते हैं। ये आप लोगों का प्यारे बच्चों रीजनिंग मैथ और सारा मैंने आपको करवा दिया है, रीजनिंग वगैरह। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अच्छे से जो टॉपिक मैंने बताए हैं एक बार आप पेपर दे के आना, और मुझे जरूर बताना कि सर ये आया था कि नहीं। लगभग क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, 100 में से 90-95 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।